नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी। आई होप यू ऑल आर फाइन। वेलकम टू योर ऑन प्लेटफॉर्म दैट इज ग्रेट जीनियसेस। आज इस लेक्चर के अंदर हम करने वाले हैं रिलेशन एंड फंक्शन का ओवरव्यू। वन शॉट वीडियो रहने वाली है। इसके अंदर हम देखेंगे कि कौन कौन से कॉन्सेप्ट निकल के आते हैं रिलेशन एंड फंक्शन में। क्लास 12 चैप्टर नंबर 1 का ओवरव्यू यहाँ पे करेंगे। हर एक उस टाइप का कॉन्सेप्ट समझेंगे जो इस चैप्टर में डेफिनेशन या कॉन्सेप्ट या थ्योरम या प्रॉपर्टी बन के आने वाला है, और हर उस डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल के बारे में बात करेंगे जो इस चैप्टर के अंदर चलने वाला है। तो एक तरह से गो थ्रू करने वाला है ये पूरा चैप्टर। और अगर आपको फर्स्ट चैप्टर पूरा डिटेल में देखना है, पूरी क्लास 12 क्लास 11 किसी भी क्लास का कंटेंट आपको पूरा डिटेल में देखना है, तो कोर्स के अंदर हमने सारे लेक्चर्स अपलोड किए हुए हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले यहां पे डेफिनेशन आती है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। देखो सीधी सीधी बात है कि जब भी हम रिलेशन और फंक्शन की बात करते हैं तो बेसिक तो हमें डेफिनेटली पता होना चाहिए, है ना। तो रिलेशन एंड फंक्शन यहां पे आएगा। रिलेशन एंड फंक्शन की डेफिनेशन कहती है कि एन ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर की डेफिनेशन कहती है कि एन ऑर्डर्ड पेयर इज अ पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ये उन ऑब्जेक्ट्स का पेयर है या उन एलिमेंट्स का पेयर है विच टेकन इन द स्पेसिफिक ऑर्डर। ठीक है, तो ये उन एलिमेंट्स का या ऑब्जेक्ट्स का पेयर है विच टेकन इन द स्पेसिफिक पेयर, स्पेसिफिक ऑर्डर। अब इसके पेयर कहने का मतलब या स्पेसिफिक ऑर्डर कहने का जो मेन मीनिंग है उसको समझते हैं एक बारी। मान लो छोटी क्लासेस के अंदर हमने कुछ इस तरीके की वैल्यूज पढ़ी थी जिसको हम इक्वेशन का नेम भी दे देते थे। हम बोलते थे कि y हमारा जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, x इंडिपेंडेंट। चाहे आप इसको फॉर्मूला बोल दो, चाहे आप इसको इक्वेशन बोल दो, कुछ मर्जी बोल दो। बट यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, अगर मैं x की वैल्यू 1 पुट कर रहा हूं, y कितना आ रहा है, 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना। और अगर मैं x की वैल्यू 2 पुट यहां पे कर दूं तो y की वैल्यू क्या होगी, 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये तो एक पेयर बन गया और ये एक पेयर बन गया। इन शॉर्ट 1, 2 एक पेयर ये बन गया एंड 2, 3 एक पेयर ये बन गया। तो इस पेयर को जो x और y की वैल्यू को शो कर रहा है इज नोन एज द, या इस पेयर को हम बोलेंगे ऑर्डर्ड पेयर। अब ऑर्डर्ड पेयर क्यों, क्योंकि एक एलिमेंट रिलेशन बना रहा है, रिश्ता बना रहा है दूसरे एलिमेंट के साथ विद सम प्रॉपर्टी, और वो प्रॉपर्टी क्या है, दिस फॉर्मूला। ठीक है ना। इसको मैं दूसरे तरीके से अगर आपको रिप्रेजेंट करूं, थोड़े से मैथमेटिकल सिंबल्स का यूज करते हैं। ये तो मैंने बेसिक बिल्कुल सिंपल भाषा, सिंपल लैंग्वेज के अंदर आपको समझाया। अब थोड़ा सा एडवांस में चलते हैं। देखो मान लो मैंने ऐसा बोला कि A सेट है 1, 2, 3 एंड द B सेकंड सेट दैट इज 2, 4, 5। ये दो मेरे पास सेट निकल के आ गए, है ना। मैंने बोला कि जो रिलेशन है इन दोनों के बीच में, अभी हम रिलेशन टॉपिक हमने स्टार्ट नहीं किया, बट मैं आपको ये बोल रहा हूं कि इन दोनों सेट के बीच में ना एक रिलेशन शो कर दिया गया। क्या रिलेशन शो कर दिया गया कि लेस देन। अभी रिलेशन को मैं अच्छे से क्लियरली बता रहा हूं और इसी डेफिनेशन की हेल्प से ही बता रहा हूं। ठीक है, A लेस देन B वेयर A बिलोंग्स टू A एंड B बिलोंग्स टू B। अब इससे मेरे कहने का जो मेन मीनिंग है वो ये है कि A B से लेस होगा, दैट इज श्योर, एंड A इज द एलिमेंट ऑफ सेट A, स्मॉल b इज द एलिमेंट ऑफ सेट कैपिटल B। यानी कि पहला नंबर पहले सेट का एलिमेंट होना चाहिए, दूसरा नंबर दूसरे सेट का एलिमेंट होना चाहिए। तो ढूंढते हैं 1 इनमें से किन से छोटा है, 1 इज लेस देन सेकेंड सेट का एलिमेंट है ही नहीं। तो इसका मतलब 1, 2, 1, 4, 1, 5 कभी ऑर्डर्ड पेयर बन ही नहीं पाएंगे। 2 इनमें से किससे छोटा है, किसी से भी नहीं। 3 इनमें से किससे छोटा है, 2 से। तो 3, 2 को क्या बोला जाएगा, दिस इज द ऑर्डर्ड पेयर थ्रू द रिलेशन या थ्रू द रिलेशन A लेस देन B। यहां पे मैंने आपको रिलेशन की डेफिनेशन भी बताई जो अभी हम करने ही वाले हैं। ये सिर्फ ऑर्डर्ड पेयर को समझाने के लिए मैंने आपको बताया। अब थोड़ा सा इसको और एक्सप्रेस करते हैं मैथमेटिकल फॉर्म के अंदर। जब भी ऑर्डर्ड पेयर लिखा जाएगा वो कुछ इस तरीके से भी लिख सकता है, वो कुछ A, B भी लिख सकता है, वो कुछ M × N, वो किसी मर्जी तरीके से ऑर्डर्ड पेयर को जो है वो नोटेशन दे सकता है, जहां पे फर्स्ट एलिमेंट बिलोंग करेगा फ्रॉम द फर्स्ट सेट एंड द सेकंड एलिमेंट्स बिलोंग फ्रॉम द सेकंड सेट।
तो फर्स्ट सेट से बिलोंग करेगा फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड सेट से बिलोंग करेगा सेकंड एलिमेंट। ये तो हुआ ऑर्डर्ड पेयर। दूसरी कंडीशन, बाय चांस इन एनी केस, अगर हमारे पास कुछ इस तरीके से आ गया, इफ एनी वन ऑर्डर्ड पेयर इज इक्वल टू द सेकंड ऑर्डर्ड पेयर, तो हमेशा क्या होगा, फर्स्ट वैल्यू इज ऑलवेज इक्वल टू द फर्स्ट वैल्यू एंड द सेकंड वैल्यू इज इक्वल टू द सेकंड वैल्यू एंड बाय कंपैरिजन। मतलब दो ऑर्डर्ड पेयर सिर्फ तभी इक्वल होंगे, ये इक्वालिटी की डेफिनेशन भी है, जब x की वैल्यू, या आप कह सकते हो फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होगा, सेकंड एलिमेंट के इक्वल होगा। तो ये तो थी ऑर्डर्ड पेयर की डेफिनेशन, थोड़ा सा अपन इसको डीपली पढ़ा। अब आ जाओ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। दो सेट की कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं। देखो, कार्टेशियन प्रोडक्ट की जहां तक बात की जाए, बिल्कुल अगर बेसिक डेफिनेशन या बुकिश लैंग्वेज में हम देखें, तो ये बुकिश लैंग्वेज है, इसको थोड़ा सा इजी भी करेंगे हम। क्या कहता है, लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स, द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी डिनोटेड बाय दिस, ठीक है, एंड द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। पहले तो इसने क्या बोला, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऐसे दो नॉन एम्प्टी सेट्स की प्रोडक्ट है जो डिनोट की जाती है ए क्रॉस बी से, और उसके एलिमेंट कुछ इस तरह के आते हैं जहां पहला सेट पहले एलिमेंट का है, पहला एलिमेंट पहले सेट का है, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट का है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं एक, देखो कैसे ये डेफिनेशन बना रहा है। देखो क्या आता है, अगर इफ एनी ए सेट इज गिवन टू एस 1 2 3 एंड एनी बी सेट इज गिवन टू एस, जैसे कि मान लो 4 5, हो सकता है सेम एलिमेंट हो जाए, चलो 4 2 ले लेते हैं, कोई मर्जी एग्जाम्पल ले लो। मैं अगर ऐसा बोल रहा हूं कि मुझे इनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट करनी है, कार्टेशियन प्रोडक्ट को क्रॉस प्रोडक्ट भी बोल देते हैं, ठीक है, एक ही बात है, एक ही मतलब है। अगर किसी बुक में क्रॉस लिखा आता है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, मतलब यही वो कह रहे हैं। वो कहता है कि ए क्रॉस बी वो सारे ऑर्डर्ड पेयर्स का सेट होगा जहां पे पहला एलिमेंट फर्स्ट सेट का है, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट का है। पहला एलिमेंट मैंने पिक कर लिया, हो सकता है 1 हो, दूसरा एलिमेंट 4 भी आ सकता है, दूसरा एलिमेंट 2 भी आ सकता है। अच्छा, मान लो पहला एलिमेंट 2 है तो 2 4 भी आ सकता है, 2 2 भी आ सकता है। पहला एलिमेंट 3 है तो 3 4 भी आ सकता है, 3 2 भी आ सकता है। ये मैंने क्या बना दिया, ए क्रॉस बी। अब सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज, अब यहां पे 1 4 खुद एज अ एलिमेंट आ गया ए क्रॉस बी का, तो इसका मतलब इसको सेपरेट किया जाएगा बाय कॉमर्स, क्योंकि सेट की डेफिनेशन क्या बोलती है कि कॉमर्स से सेपरेट कर दो, तो दिस इज नोन एज द ए क्रॉस बी, दिस इज नोन एज द कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्लियर हुई अच्छी से? आ जाओ जी, बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे नाउ। अब इन सिंपल डेफिनेशन से किस तरह के क्वेश्चंस हमें बना के दे सकता है वो, कहता है, ये पहला टॉपिक था, ठीक है, 1 बाय 1 हम क्या कर रहे हैं, टॉपिक कवर करते हैं कि कौन सी डेफिनेशन है, उसके अकॉर्डिंग कैसा क्वेश्चंस बन सकते हैं या कैसे डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस उठा सकता है वो एग्जाम के अंदर। देखो, वो कहता है कि ए सेट कुछ इस तरह का है, बी सेट कुछ इस तरह का है, देन शो दैट ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। लेट ए सेट इज 1 3 5 and B set is 2 3। हमें प्रूव करके दिखाना है कि A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A। दैट मीन्स फर्स्ट सेट पहले हम काउंट करेंगे A एंड देन फर्स्ट सेट हम काउंट करेंगे B। तो फर्स्ट सेट का एलिमेंट क्या है, 1 देन 2, तो क्या काउंट हो जाएगा, 1 2 1 3, दूसरा 3 3 3 2, थर्ड 5 2 5 3 मीन्स 5 2 5 3। और अगर अब ये एक सेट के ही एलिमेंट्स हैं तो इसको सेपरेट किया जाएगा विद कॉमर्स। ये क्या आ गया, ये आ गया ए क्रॉस बी। अब अगर बात करें अकॉर्डिंग टू द राइट हैंड साइड, वो कहता है कि ए क्रॉस बी तो आपने निकाल लिया, बी क्रॉस ए के बारे में बात करो। नाउ वी विल फाइंड बी क्रॉस ए और चेक कर लेंगे कि अगर बी क्रॉस ए बाय चांस इसके इक्वल आ गया तो ठीक है, नहीं तो स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगी, है ना। ऑब्वियस सी बात है, जब शो करने के लिए बोला है तो डेफिनेटली करेक्ट होगी। नाउ अब डिफरेंस क्या होगा,
फर्स्ट एलिमेंट पिक करोगे सेकंड सेट का 2 और ये हो जाएगा 1, तो 2 1 2 3 2 5, क्लियर, 3 1 3 3 3 5, 3 1 3 3 3 5। नाउ ये आ गया 2 1 2 3 2 5 3 1 3 3 3 5। दैट मीन्स अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो, क्या 1 2 इस सेट के अंदर बिलोंग कर रहा है या बी क्रॉस ए में बिलोंग कर रहा है? बिल्कुल भी नहीं कर रहा। तो दैट मीन्स ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू, इसको प्रॉपर वे में लिख देते हैं, ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। तो आई होप अच्छे से क्लियर हुआ। ये था सिंपल टाइप ऑफ क्वेश्चन हमारे पास। अब नेक्स्ट कहता है ए इज सेट लाइक दिस, बी इज सेट लाइक दिस और सी इस तरह का कुछ सेट है। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्रॉस हमें पता है, इंटरसेक्शन हमें पता है, हमने पढ़ा ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, हमें ये फाइंड आउट करना है। तो देखो सबसे पहले ए हमारे पास है 1 2 3, बी सेट इज 3 4 एंड इंटरसेक्शन सी सेट इज 4 5 6। तो अब देखो क्या होगा, ये आ गया। सबसे पहले ब्रैकेट है तो बोर्ड मास का रूल लगेगा। इंटरसेक्शन का मीनिंग है दो सेट में से कॉमन पार्ट को निकाल लो। यहां पे कॉमन एलिमेंट इज 4 ओनली, तो इसका जो आंसर आएगा वो सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, 4। यानी यहां पे हमारे पास सेट क्या है, 1 2 3 विद द क्रॉस प्रोडक्ट 4। क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब क्या, हर एक एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर बनाएगा विद द सिंगल एलिमेंट एंड द सिंगल एलिमेंट इज 4। तो इस तरीके से मेरे एलिमेंट्स जो हैं वो बन जाएंगे। आई होप अच्छे से क्लियर हुआ। तो जिसकी वैल्यू इसने बोला निकालने के लिए, हमने आंसर दे दिया। यानी कि देखो सिंपल सा लॉजिक है, जैसे जैसे वो क्वेश्चंस की डिमांड कर रहा है वैसे वैसे अपने प्रोसीजर करना है। अब जैसे मुझे पता है पहले मुझे इंटरसेक्शन पे ध्यान देना है, फिर मुझे क्रॉस प्रोडक्ट पे ध्यान देना है। अगर आप इसको क्रॉस प्रोडक्ट पहले कर दो इंटरसेक्शन बाद में, वो तो रूल ही ब्रेक हो गया ना। मैथ्स के सिंपल रूल, बोर्ड मास रूल, सिंपल रूल तो अप्लाई होंगे ही होंगे, साथ में ऑपरेशंस लगाओगे। सेट का ऑपरेशन लगाते ही जैसे जैसे अकॉर्डिंग टू द स्टेप हम चलते जाएंगे, लास्ट में जो रिक्वायर्ड आंसर है वही आएगा। और डेफिनेटली आंसर बहुत आसान है, मतलब क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आसान है अगर आपको कॉन्सेप्ट के बारे में पता है रिलेशन एंड फंक्शंस के। बहुत इजी न्यूमेरिकल है हमारे पास। आ जाओ नाउ, नेक्स्ट टाइप का एक क्वेश्चन है यहाँ पे। ए एंड बी आर द टू सेट गिवन इन सच अ वे दैट ए क्रॉस बी कंटेन 6 एलिमेंट्स। ये कहता है कि कुछ ऐसे ये सेट हैं कि सच दैट इनके 6 एलिमेंट्स हैं। जैसे मान लो, इसके कहने का मीनिंग है कि ए क्रॉस बी के अंदर कुछ ऐसे ऑर्डर्ड पेयर पड़े हैं और वो नंबर ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर कितने, 6 हैं। इसके कहने का सिंपल मीनिंग ये है, इफ 3 एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस बी आर दीज, तो बताओ बाकी के एलिमेंट कहाँ है। यार क्वेश्चन के अंदर ही आंसर है बेटा, क्वेश्चन के अंदर ही आंसर है। ध्यान से देखो, मैं अगर आपको ऐसा बोलूं कि ए क्रॉस बी के अंदर कुछ ऑर्डर्ड पेयर आ रहे हैं, तो दैट मीन्स आप पता है क्या बोलोगे कि सर आपने बताया था ऑर्डर्ड पेयर का मीनिंग है ये जो फर्स्ट सेट है, फर्स्ट एलिमेंट है, ये फर्स्ट सेट से बिलोंग कर रहा होगा और सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट से बिलोंग कर रहा होगा। तो थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे एक बारी, अगर फर्स्ट सेट के एलिमेंट फर्स्ट होंगे या फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट का होगा, तो 1 2 और 3 ये तीनों एलिमेंट मिलके कौन सा सेट बना रहे होंगे, ए सेट बना रहे होंगे। और बाकी बचा हुआ 3 5 3, तो क्या एलिमेंट कभी भी रिपीट होंगे सेट के अंदर? नहीं, तो सेट बी हो गया। अब अगर ए सेट आ गया, बी सेट आ गया, सबसे मेन रिक्वायरमेंट ही कंप्लीट हो गई। और सबसे मेन रिक्वायरमेंट थी सेट निकालना। अब ए क्रॉस भी बहुत आसानी से निकल जाएगा। कैसे? बहुत इजी है। आ जाओ, फर्स्ट एलिमेंट पिक करो, 1 3 1 5 1 3 1 5 2 3 2 5 एंड 3 3 3 5 3 3 3 5। नाउ अब क्वेश्चन पे आते हैं, एंड कॉमास, बिकॉज कॉमास एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ये सिंगल एलिमेंट है। देखो पहले से हमें कह रहा था कि 1 3 एलिमेंट है,
2 5 एलिमेंट है एंड 3 3 एलिमेंट है. नाउ द रिक्वायर्ड आंसर इज 1 5. मिसिंग नंबर्स या मिसिंग ऑर्डर्ड पेयर्स वी हैव टू फाइंड. यहाँ पे अपने को फाइंड करके दिखाने थे तो हमने फाइंड कर दिए, विच इज़ द करेक्ट आंसर. तो आई होप आपको क्लियर हुए. अभी तक हमने कौन कौन से कॉन्सेप्ट पढ़े, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होती है, ऑर्डर्ड पेयर क्या होते हैं और उसके बेस पे सिंपल टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं. अब इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिलेशन. सबसे पहले मैं आपको अकॉर्डिंग टू द बुक समझाता हूं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिलेशन. फिर इसको थोड़ा सा सिंपल वे में समझेंगे, आपको बहुत प्यार से क्लियर होगा. देखो कैसे कहता है, द वर्ड रिलेशन इज लिटिल सेंस इंडिकेट्स द फैमिली लाई बिटवीन द टू पर्सन्स, फैमिली टाई बिटवीन द टू पर्सन्स. देखो यहाँ पे सिंपल लैंग्वेज के अंदर द वर्ड रिलेशन इज लिटरल सेंस इंडिकेट्स अ फैमिली टाई बिटवीन द टू पर्सन. फैमिली रिलेशन के बारे में यहां पे बात हो रही है. इफ वी आर कंसीडरिंग अ सेट ऑफ पर्सन्स, हम ऐसे पर्सन्स का सेट यहां पे पिक कर रहे हैं, देन देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ द फैमिली रिलेशनशिप दैट कैन बी मे or that can may or may not hold between two persons, such as is father of, is mother of and is brother of. कुछ समझ आया? अब इसको मैं सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करता हूं. ये कहता है कि देखो बहुत एक रिलेशन, एक वर्ड निकल के आता है फैमिली में से. फैमिली से ही तो वर्ड निकला रिलेशन. मेरा मेरे मदर के साथ क्या रिलेशन है कि वो मेरे मदर हैं. दैट मीन्स मदर वर्ड क्या शो कर रहा है यहाँ पे, रिलेशन शो कर रहा है बिटवीन द टू पर्सन्स. फादर, ठीक है, माय फादर नेम इज मिस्टर भूषण. दैट मीन्स यहां पे क्या हो रहा है कि दो पर्सन्स के बीच में रिलेशन कौन बता गया, एक सिंपल वर्ड बता गया. यहां पे अपने को क्या कह रहा है, तो ये रिलेशन भी कुछ ऐसे ही काम करेगा, बस ह्यूमन बींग्स पे नहीं, या एलिमेंट्स के बीच में रिलेशन काम करेगा, दो चीजों के बीच में रिलेशन काम करेगा. अब इसको अगर मैं और मैथमेटिकल फॉर्म के अंदर आपको थोड़ा सा आइडिया दे करके जाऊं, एक सिंपल एग्जांपल बताता हूं मैं आपको. मान लो ए सेट इज गिवन टू अस और ए सेट में 3 एलिमेंट्स हैं एंड 3 एलिमेंट्स हैं हमारे पास बी सेट में. मैंने एक रिलेशन बोला दो सेट्स के बीच में, और रिलेशन का नेम मैंने रख दिया ग्रेटर देन. ध्यान से देखो, ग्रेटर देन. अब यहां पे क्या हुआ, हमने जो रिलेशन दो ह्यूमन बीइंग्स के बीच में बताया, अब हम रिलेशन दो एलिमेंट्स के बीच में यहां पे ढूंढ रहे हैं. अब ध्यान से देखते हैं, मैंने बोला ग्रेटर देन मेरा अगर रिलेशन है, ग्रेटर देन से सीधा सीधा मतलब है कि यहां पे तो फर्स्ट एलिमेंट आना चाहिए, यहां पे सेकंड एलिमेंट आना चाहिए. अब ऑर्डर्ड पेयर वही रिलेशन में एग्जिस्ट करेंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे होंगे, इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे होंगे. तो सबसे पहले फर्स्ट एलिमेंट तो फर्स्ट सेट का पिक करोगे, 1. 1 इज ग्रेटर देन समथिंग, कुछ है ही नहीं, 1 तो किसी से बड़ा ही नहीं है इनमें से. 2 इज ग्रेटर देन समथिंग, नहीं. 3 इज ग्रेटर देन 2. तो यानी कि इस रिलेशन के अंदर एक ही ऑर्डर्ड पेयर आया विच इज 3 2. और रिलेशन को कैपिटल आर से भी दिखा देते हैं, रिलेशन को कैपिटल आर से भी दिखा देते हैं. इसका मतलब एक चीज और क्लियर हो गई, रिलेशन इज नथिंग. ध्यान से सुनो, मैथ्स की लैंग्वेज के अंदर, ये तो थ्योरी थी ना. रिलेशन इज नथिंग, रिलेशन इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी. रिलेशन और कुछ भी नहीं, ए क्रॉस बी से बनने वाले एलिमेंट्स का सबसेट है. क्योंकि ए क्रॉस बी अगर मैं करूंगा उसमें 3 2 तो बैठा ही होगा डेफिनेटली. क्लियर? आ जाते हैं अगले टॉपिक पे, ये क्लियर हुआ होगा. नाउ अब मेनली 3 टाइप के रिलेशन जो हैं वो चलते हैं, या मेनली हर कॉन्सेप्ट के अंदर, हर टॉपिक के अंदर, हर क्वेश्चन के अंदर इन्हीं 3 टाइप के जो रिलेशंस हैं वो घूमते रहते हैं, सर्कुलेट करते रहते हैं. जिनमें से पहली डेफिनेशन है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन. रिफ्लेक्सिव रिलेशन को पहले मैं मैथ्स की फॉर्म में बताता हूं, फिर इसको मैं सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूंगा. रिफ्लेक्सिव रिलेशन इज अ रिलेशन वेयर ऑल आइडेंटिटी pairs occurred such that A is the set of first and A is the set of second. या आपको मैं ऐसा बोल सकता हूं, आइडेंटिटी पेयर एग्जिस्ट करने चाहिए वेयर ए, या फिर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए. ये तो मैंने मैथ्स की फॉर्म में बताया.
मैथ्स की फॉर्म में ये कहता है आर रिलेशन तब रिफ्लेक्सिव बोला जाएगा जब उसमें आइडेंटिटी पेयर पड़े होंगे। जहां पे किसके आइडेंटिटी पेयर की बात कर रहा है? पहले सेट के हर एक एलिमेंट के आइडेंटिटी पेयर की बात कर रहा है। अब समझो, देखो मेरी आइडेंटिटी कौन है? मैं खुद हूं। आपकी आइडेंटिटी कौन है? आप खुद हो। क्या मेरे फिंगरप्रिंट आपके साथ मैच होंगे? डेफिनेटली नहीं होंगे। इसका मतलब ये पता है क्या बोल रहा है? ये कहता है कि इफ एनी सेट इज ए 1 2 3 एंड अनदर सेट इज बी विच इज गिवन टू अस दैट इज 4 5, और अगर ऐसा कोई रिलेशन बिलोंग कर गया जहां पर पहले सेट के सारे एलिमेंट्स के आइडेंटिटी पेयर अगर डेफिनेटली पड़े हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं, उसके अलावा इस सेट के अंदर कुछ मर्जी आ जाए, इस सेट के अंदर कुछ मर्जी आ जाए, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता, बट ये जो पहला सेट है ना, इसके जितने भी एलिमेंट हैं उनके आइडेंटिटी पेयर पड़े होने चाहिए। आइडेंटिटी का मतलब है 1 के साथ 1 कनेक्ट हो, 2 के साथ 2 कनेक्ट हो, 3 के साथ 3 कनेक्ट हो, बाकी चाहे साथ में 10 एलिमेंट आ जाए, इसको फर्क नहीं पड़ता। इसको बोला जाता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव को थोड़ा सा ध्यान से हमने रखना है क्योंकि 3 डेफिनेशन यहां मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसको अगर मैं एज अ नॉट बोलूं, एज अ शॉर्टकट बोलूं, आप क्या बोलोगे? फर्स्ट सेट के सारे एलिमेंट्स, और इसी तरीके से याद रखना है, मैथ्स की फॉर्म में याद रखोगे, कभी ना कभी भूल जाओगे। फर्स्ट सेट के सारे एलिमेंट्स के आइडेंटिटी पेयर एग्जिस्ट करेंगे। कहां पे? रिलेशन के अंदर एग्जिस्ट करेंगे जिस रिलेशन की बात की जा रही है। सो दैट पर्टिकुलर रिलेशन इज नोन एज द रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ये हमेशा ध्यान रखना, ठीक है ना। तो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट पेज की तरफ। नाउ ये तो हुआ रिफ्लेक्सिव। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन? बड़ी इंपॉर्टेंट और प्यारी सी डेफिनेशन है। कहते हैं एक रिलेशन को सिमेट्रिक तब तक नहीं बोला जाएगा जब तक इफ AB belongs to relation that imply BA also belongs to relation। मतलब ये पता है क्या कह रहा है? ये कहता है कि अगर एक सेट के अंदर, एक रिलेशन के अंदर AB बिलोंग कर गया तो BA का बिलोंग होना जरूरी है, BA का एग्जिस्ट होना जरूरी है, अदरवाइज ये सिमेट्रिक ही नहीं है। एग्जाम्पल से समझो, एग्जाम्पल से समझो। एक सेट है जिसके अंदर 1 2 एलिमेंट पड़ा है तो 2 1 का होना कंपलसरी है। 3 4 एलिमेंट पड़ा है तो 4 3 का कंपलसरी है। 3 3 एलिमेंट पड़ा है तो उसी का रेसिप्रोकल 3 3 विच इज इटसेल्फ, है ना। तो अगर 1 2 2 1 3 4 4 3 3 3 3 3 ऐसे एलिमेंट पड़े हैं, बाकी ऐसे एलिमेंट पड़े हैं, दैट पर्टिकुलर रिलेशन इज नोन एज द सिमेट्रिक रिलेशन। इस साइन को बोला जाता है इम्प्लाइज। इस साइन का नेम क्या है? इम्प्लाइज। इम्प्लाइज का मतलब होता है अगर आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट सच है तो आपकी सेकंड स्टेटमेंट को भी सच होना पड़ेगा। इफ द फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रुथ दैट इम्प्लाइज सेकंड इज आल्सो ट्रुथ। तो ये ये सिमेट्रिक रिलेशन के बारे में यहाँ पे डिस्कशन थी। आ जाते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन पे, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, दैट इज ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है? ट्रांस, if AB belongs to relation and BC belongs to relation, that imply AC also belongs to relation। ट्रांजिटिव वो रिलेशन होगा जब पहला एलिमेंट दूसरे से कनेक्ट हो रहा है, दूसरा एलिमेंट तीसरे से कनेक्ट हो रहा है, तो पहला एलिमेंट को भी, पहले एलिमेंट को भी तीसरे के साथ कनेक्ट होना पड़ेगा, डैम श्योर होना पड़ेगा, अदरवाइज उसको हम ट्रांजिटिव नहीं बोलेंगे। एग्जाम्पल से देखते हैं। मान लो एक सेट के अंदर 1 2 एग्जिस्ट कर रहा है, 2 3 एग्जिस्ट कर रहा है, तो 1 3 का भी एग्जिस्ट होना कंपल्सरी यहां पर हो जाएगा। क्लियर? अब एक छोटी सी चीज जिसमें बहुत से बच्चे गलती करते हैं, उस गलती को आपने नहीं रिपीट करना। इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट लिख देंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट क्या है? ये कहता है कि अगर एग्जाम की बता रहा हूं मैं, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, एज ए एमसीक्यू फॉर्म चेक कर लेना PYQs में। हमें कुछ इस तरीके से सेट दे दिया, वो कहता है कि प्रूव दैट या चेक कि दिस इज द ट्रांजिटिव रिलेशन, दिस इज ट्रांजिटिव रिलेशन और नॉट। बहुत से बच्चे आंसर नो लिख के चले गए। क्यों?
क्योंकि एक 1 3 पड़ा है, 3 वो तो किसी के साथ कनेक्ट ही नहीं हो रहा, 1 3 के साथ कनेक्ट हो गया, 3 किसी के साथ कनेक्ट नहीं हो रहा, तो ट्रांजिटिव नहीं है। नहीं, गलत। मैंने क्या बोला, अगर पहली स्टेटमेंट सच होगी, दूसरी स्टेटमेंट सच होगी, देन वी विल ट्राई कि थर्ड स्टेटमेंट इज ट्रू और नॉट। तो यहां पे पहली स्टेटमेंट तो सच हो गई कि 1 कनेक्ट हो गया 3 के साथ, बट क्या 3 कनेक्ट हो पाया किसी के साथ? अगर यहां पे 3 कनेक्ट हो पाता 9 के साथ या किसी और एलिमेंट के साथ, तब 1 9 का पड़ा होना कंपलसरी था। अगर ये दोनों स्टेटमेंट ही नहीं है तो तीसरी मत ढूंढो, इसका मतलब ये हमारी ट्रांजिटिव है। क्लियर हुआ? तो ये थे 3 इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ऑफ द रिलेशन ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक एंड रिफ्लेक्सिव। ए सेट क्वेश्चन देखते हैं। वो कहता है कि ए इज 1 2 3 4 5 6, डिफाइन द रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए। ए टू ए का मतलब क्या है? हमारा फर्स्ट सेट, दैट मीन्स इनपुट भी ए है, हमारा सेकंड सेट दैट मीन्स आउटपुट भी ए ही है। तो इनपुट पहला नंबर भी ए में से ढूंढोगे, दूसरा भी ए में से ढूंढोगे। एंड द रिलेशन रिप्रेजेंट लाइक दिस, रिलेशन को कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, विच इज एक्स कॉमा वाई, सच दैट y is equal to x plus 1. राइट डाउन द डोमेन एंड रेंज ऑफ R। डोमेन और रेंज के बारे में बात करते हैं, पहले रिलेशन बनाते हैं। देखो, ये कहता है कि y जो है वो x से एक ज्यादा है, सेट A से ही चल रहा है और A में ही वापस आउटपुट ढूंढ रहा है। तो सेट के अंदर कुछ इस तरह के एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6। तो अगर कुछ इस तरह के एलिमेंट हैं, इसका मतलब मैं एलिमेंट पिक करूंगा A में से ही। चलो रिलेशन बनाते हैं पहले, टैबुलर फॉर्म। अगर मान लो मैंने 1 पुट कर दिया तो 1 + 1 कितना हो गया? 2, तो 1, 2 आ गया। अगर मैंने 2 पुट कर दिया तो 2 + 1 3, 3 कर दिया, 3 + 1 4, 4 कर दिया, 4 + 1 5, 5 कर दिया, 5 + 1 6। क्या मैं 6 कर पाऊंगा? नहीं, क्योंकि 6 + 1 7, और अगर मैं 6 के साथ 7 को कनेक्ट कर देता हूं, बट 7 डजंट बिलोंग्स टू ए, क्योंकि इसने क्या बोला, दूसरा एलिमेंट भी फर्स्ट सेट का है, पहला एलिमेंट भी फर्स्ट सेट का है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। एंड आप सेपरेट करोगे विद द कॉमास, बिकॉज हम इनको एज अ एलिमेंट ट्रीट कर रहे हैं, ऑर्डर्ड पेयर को। ये तो हमने रिलेशन निकाल दिया इन द फॉर्म ऑफ टैबुलर। नाउ अब आ जाओ, फाइंड द वैल्यू ऑफ रेंज एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ डोमेन। डोमेन रेंज देखो हमने 11th में भी पढ़ा, अभी यहां पे डिमांड कर रहा है तो हम लिखते हैं। डोमेन क्या होता है? डोमेन इज द सेट ऑफ ऑल इनपुट्स, जो जो एलिमेंट्स कनेक्ट हो पाए उन सब से अगर एक सेट बना दिया जाए 1 2 3 4 5, तो दैट पर्टिकुलर सेट इज नोन एज द डोमेन। और अगर हम बात करें रेंज की, अगर हम बात करें रेंज की, तो रेंज वो एलिमेंट का सेट है जो आंसर आ गया, दैट इज 2 3 4 5 6, विच इज 2 3 4 5 6। तो यानी कि रेंज इज द सेट ऑफ ऑल आउटपुट्स। बट अगर ये आपसे डिमांड करता कोडोमेन की, कोडोमेन की डिमांड करता, हालांकि इसने क्वेश्चन में की नहीं, लेकिन अगर कोडोमेन की डिमांड करता तो कोडोमेन इज नथिंग, कोडोमेन वो सारे आउटपुट हैं जो पॉसिबल बन सकते थे, बने हैं या नहीं बने इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देखो 2 3 4 5 6, ये सारे एलिमेंट जो हैं ये आउटपुट आए, आ तो 1 भी सकता था, नहीं आया तो क्या बात है, इसका मतलब सेकंड सेट सारा का सारा हमारा क्या होगा? 1। यहां पे 1 लिखना था ना मैंने, 1 आएगा यहां पे। 1 नहीं आया तो हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट आ तो सकता था ना, तो पॉसिबल आंसर इज नोन एज द कोडोमेन। क्लियर हुआ? अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखो नेक्स्ट है, चलो नेक्स्ट फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं। देखो वहां पे अपन ने क्या टॉपिक डिस्कस किया था कि डोमेन और रेंज लिख के दिखानी है। एक छोटा सा मैं एग्जांपल आपको और बता देता हूं। आपको ना एक रिलेशन दे रखा होगा, जैसे कुछ इस तरह का रिलेशन है 1 1 समथिंग, मान लो 2 2। चलो इसी के छोटे से एग्जांपल के बारे में बात करते हैं। आपको कह देगा चेक दैट कि रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव की बात करो। अगर हमें एक सेट दिया गया है ए, और ए टू ए ही रिलेशन मूव कर रहा है और 1 2 ही है, तो ध्यान से देखेंगे एक बारी, 1 1 ऑर्डर्ड पेयर एग्जिस्ट कर गया, 2 2 ऑर्डर्ड पेयर एग्जिस्ट कर गया, तो दैट मीन्स वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक,
1 1 का रेसिप्रोकल 1 1, 2 2 का रेसिप्रोकल 2 2, सिमेट्रिक भी है। ट्रांजिटिव 1 1 के साथ कनेक्ट हो रहा है, क्या 1 किसी के साथ हो रहा है? नहीं। 2 2 के साथ कनेक्ट हो रहा है, क्या 2 किसी के साथ हो रहा है? नहीं। तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव भी है, क्योंकि दो कंडीशन सेटिस्फाई होती है तब तीसरे पे जंप करते हो। यहाँ तो है ही, दो ही है नहीं, तो दो अगर है ही नहीं तो थर्ड पे जंप क्यों करोगे? क्लियर? तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आए आप इजीली निकाल के जा सकते हो। नाउ नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन है, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, फंक्शन एज अ स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन। फंक्शन की डेफिनेशन को मैं आपको बहुत तरीकों से यहां पर बताता हूं। पहले हम बुक के अकॉर्डिंग फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ते हैं। देखो डेफिनेशन सेम है, बुक में ऑब्वियस सी बात है गलत नहीं लिखा होगा, बट इसी डेफिनेशन को मैं इजी करता हुआ जाऊंगा। ठीक है, तो ध्यान से समझना, जो डेफिनेशन समझ आई वही माइंड में फिक्स कर लेना। फंक्शन की डेफिनेशन कहता है कि फंक्शन इज नथिंग, फंक्शन इज द सबसेट ऑफ रिलेशन, फंक्शन इज द सबसेट ऑफ रिलेशन फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। या इसको और थोड़ा सा सिंपल कर देते हैं, और सिंपल कर देते हैं। फर्स्ट, ए विल नॉट रिपीट, ए विल नॉट रिपीट, और जहां पे ए कौन है? ए इज द एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट। ए विल नॉट रिपीट। सेकंड, एवरी एलिमेंट of first set will connect, every element of first set will connect। अब यहां पे देखो इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग हो गया कि अगर फंक्शन वर्ड आपके सामने आ चुका है तो फंक्शन इज नथिंग, फंक्शन इज द स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन, फंक्शन रिलेशन से ही बना है अगर वो दो कंडीशन सेटिस्फाई कर गया तो। अब इसको समझते हैं एरो डायग्राम से, अब इसको समझते हैं हम एरो डायग्राम से। कैसे? देखो यहां पे एलिमेंट है 1 2 3 4 और यहां पर एलिमेंट है 3 4 5 6। ठीक है, मैंने बोला 1 कनेक्ट हो गया 3 से, 2 कनेक्ट हो गया 4 से, 3 कनेक्ट हो गया 4 से, 4 कनेक्ट हो गया 6 से। फर्स्ट कंडीशन क्या सेटिस्फाई हो रही है? अगर मैं इस रिलेशन को बनाऊं तो रिलेशन जो बनेगा कुछ टेबुलर फॉर्म में इस तरीके से बनेगा, 1 3 2 4 3 4 एंड कॉमा 4 5, कॉमा कॉमा कॉमा, इस तरीके से। तो ऐसा कुछ रिलेशन बनेगा। अब ध्यान से देखो कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन ऑफ डेफिनेशन, एवरी ए विल नॉट रिपीट। क्या फर्स्ट एलिमेंट रिपीट हुआ? नहीं हुआ। एवरी एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट विल कनेक्ट, क्या पहले सेट के सारे एलिमेंट कनेक्ट कर रहे हैं? क्या कुछ खाली बचा? नहीं। तो दिस रिलेशन इज ऑल्सो नोन एज फंक्शन, हम इस रिलेशन को फंक्शन भी बोल सकते हैं। अब इसको थर्ड डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मैं कह सकता हूं कि फंक्शन इज नथिंग, फंक्शन इज द सबसेट ऑफ रिलेशन, और रिलेशन इज नथिंग, रिलेशन इज द सबसेट ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ या कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द टू सेट। एक ही बात है, एक ही बात है, जैसे मर्जी घुमा फिरा के डेफिनेशन को एक्सप्लेन कर दो। क्लियर हुआ? अब आ जाओ अगले पार्ट पे। ये एग्जाम्पल जो मैं पिक कर रहा हूं ना, ये छोटा सा एग्जाम्पल है लेकिन माइंड में आपके फिक्स करके चला जाएगा। देखो देखो वो कहता है कि अगर 2x की वैल्यू के लिए एक y की वैल्यू एग्जिस्ट करती है तो वो फंक्शन नहीं है, लेकिन अगर एक x की वैल्यू के लिए 2y की वैल्यू एग्जिस्ट करती है तो वो फंक्शन है। गलत। यहां पे ये रिलेशन की कैटेगरी में आ गया, ध्यान से सुनना, ये रिलेशन की कैटेगरी में आ गया, ये भी रिलेशन की कैटेगरी में आ गया, बट ये फंक्शन की कैटेगरी में आया या नहीं आया? ध्यान से देखते हैं। मैंने बोला 1 पुट किया आंसर 2 आ गया, और मैंने 2 पुट किया तो भी आंसर 2 आ गया, यानी कि 2x की वैल्यू के लिए एक y की वैल्यू आ रही है। पहला सेट रिपीट हुआ, पहला एलिमेंट रिपीट हुआ? नहीं। 1 के लिए 3 आ गया और 2 के लिए, सॉरी 1 के लिए 3 आ गया और 1 के लिए 4 आ गया। दो एक x की वैल्यू के लिए 2y की वैल्यू एग्जिस्ट कर गई। दिस इज रिलेशन बट नॉट द फंक्शन, और ये
फंक्शन भी है और रिलेशन भी है। ठीक है, कुछ स्टूडेंट, मैं अपनी ऑफलाइन क्लासेस में भी इसको बहुत बताता हूँ बच्चों को, इस एग्जाम्पल को थोड़ा सा और अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर सकते थे। देखो, इसको और थोड़ा सा अगर मैं याद रखने लायक इसको बनाऊं, बिल्कुल सिंपल सी लैंग्वेज में अगर मैं बोलूं, अगर मैं ऐसा बोल रहा हूं कि एक्स को मैं सन ट्रीट कर रहा हूं और वाई को मैं एज अ फादर ट्रीट कर रहा हूं, तो ध्यान से देखो, जब भी एग्जाम में भूल जाओ इस एग्जाम्पल को ध्यान रखना। दो बेटों के एक फादर दो सन का एक फादर हो सकता है, दो बेटों के एक पिताजी हो सकते हैं, बट क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक बेटे के दो फादर हो जाएं बायोलॉजिकल? तो विच इज नॉट पॉसिबल। ये एग्जाम्पल हमेशा याद रहेगा, याद रखना, इससे डेफिनेशन कभी नहीं भूलोगे। अगली डेफिनेशन पे आ जाते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, सॉरी। कहता है एन बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, और रिलेशन कुछ इस तरीके से बनाया गया है, हमें रिलेशन बना के दिखाना है इन द फॉर्म ऑफ टेबुलर। एन बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड द रिलेशन आर इज डिफाइन एज दिस। एन अगर नेचुरल नंबर का सेट है तो हमें इस रिलेशन को टेबुलर फॉर्म में लिखना है। तो देखते हैं, नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्टिंग हो जाती है, 1 पुट करने से क्या आ जाएगा 2, 2 पुट करने से क्या आ जाएगा 4, 4 पुट करने से क्या आ जाएगा 8, तो ऐसा चलता जाएगा अप टू इन्फिनिटी। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। बस इतना सा ही काम करना था, इतना छोटा सा एग्जाम्पल है। अगले एग्जाम्पल पे आ जाओ। लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज वीडियो, आज की वन शॉट वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। एक्स और वाई दो सेट हमें दे रखे हैं, क्लासीफाई द फ्लोइंग सेट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर एज द फंक्शन और नॉट द फंक्शन। हमें ये बताना है कि एक्स टू वाई क्या ये फंक्शन होंगे या नहीं होंगे। ठीक है, जहां पे रिलेशन दे रखा है, 1 सेकेंड, क्लासीफाई द फ्लोइंग, अच्छा, इसने क्या बोला हुआ है कि इफ दिस रिलेशन कैन बी रिटन एज दिस, तो क्या ये रिलेशन एक फंक्शन होगा? यार हमारी सिंपल डेफिनेशन लगाओ, सिंपल बेसिक डेफिनेशन, फर्स्ट एलिमेंट विल नॉट रिपीट, फर्स्ट एलिमेंट विल नॉट रिपीट, ये रिपीट बिल्कुल भी नहीं होगा, और ये हमेशा कनेक्ट करेगा। तो क्या पहला एलिमेंट रिपीट हो रहा है 2 3 4? नहीं, रिपीट नहीं हो रहा। क्या पहले सेट के सारे एलिमेंट कनेक्ट हो गए? क्या 1 2 3 4 कनेक्ट हो गए? 2 3 4, 1 कनेक्ट नहीं हो पाया। इसको अगर मैं एरो डायग्राम से बनाऊं तो 1 2 3 4 बी सेट के या वाई सेट के एलिमेंट हैं 2 4 6 8 10 12। इसने बोला 2 इज कनेक्टेड विद 1, एक सेकेंड, 2 इज कनेक्टेड विद 1। यहां पे ना थोड़ा सा इसको हम चेंज करते हैं, देखो 1 1 2 है ना, इसको आप सेट को चेंज कर लो, थोड़ी सी मिसप्रिंट है, 1 2 3 एंड समथिंग 1 एंड 2। अगर मान लो हमें ये सेट दे रखा है, इसका मतलब क्या हुआ कि पहले सेट के एलिमेंट हैं 1 2 3 4 और दूसरे सेट के एलिमेंट हैं 1 2, 1 इज कनेक्टेड विद 2 इज कनेक्टेड विद 1, 3 इज कनेक्टेड विद 1 एंड 4 इज कनेक्टेड विद 2। तो क्या पहले सेट का एलिमेंट खाली बच गया? एंड अगर पहले सेट का एलिमेंट खाली बच गया तो ये फंक्शन नहीं हो सकता, विच इज नॉट पॉसिबल। तो आज किस वीडियो के अंदर किस टाइप के कौन कौन से हमने क्वेश्चंस पढ़े, कौन कौन से क्वेश्चंस और टॉपिक पे हमने कंसंट्रेट किया, 1 बाय 1 एक बार गो थ्रू करते हैं। तो सबसे पहले आज की वन शॉट वीडियो में हमने देखा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिलेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फंक्शन, और क्या डिफरेंस है बिटवीन द रिलेशन एंड फंक्शन, किस तरीके से डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूमेरिकल बन सकते हैं रिलेशन के, फंक्शन के, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन और सिमेट्रिक रिलेशन के। तो ये सारे टॉपिक्स कवर किए जो हमारे इस चैप्टर के अंदर गो थ्रू होने वाले हैं, और उसके हर एक डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल के बारे में भी हमने डिस्कशन की। इस पूरे चैप्टर की डिटेल वीडियो अगर आप देखना चाहते हो तो हर एक्सरसाइज को बहुत डीपली, बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया कोर्स के अंदर। कोर्स आप परचेज कर सकते हो, कोर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। और अगर आप इसी तरीके से सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करते रहोगे, जो भी आपको कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है, तो डेफिनेटली वी विल ट्राई कि आपको और अच्छे तरीके से वर्कशीट हम दे पाएँ, सो दैट आपके एग्जाम की बहुत अच्छे तरीके से, बहुत प्यार से प्रिपरेशन जो है वो हो पाए। तो अगर आपको वीडियो के अंदर कंटेंट अच्छा लगा है, वीडियो अच्छी लगी है, तो कोर्स को परचेज करेंगे। एक नई वीडियो के अंदर मिलते हैं, कुछ नया सीखेंगे। आई होप कि आपने सारे क्वेश्चन अंडरस्टैंड किए। तो मिलते हैं कुछ नया सीखने के लिए, सेम टाइम सेम जगह अगले दिन। हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू। बाय बाय बाय।